का मतलब होता है कि जिसका सभी भुजा आपस में क्या होगा, इस तरह से बराबर होगा। ठीक है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और फिर बोला गया कि इसका नाम क्या देना है हम लोग को, तो ए बी सी डी नाम देना है। क्या नाम देना है, ए बी सी डी। ए दे देते हैं, इधर दे देते हैं बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो ये हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जिसका सभी भुजा आपस में बराबर है। पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी का, जैसे ए बी जो भुजा होगा उस भुजा का मध्य बिंदु का नाम दिया गया है बी है। बीसी जो भुजा होगा उसका मध्य बिंदु का नाम दिया गया क्यू। सीडी जो है उसका मध्य बिंदु का नाम दिया गया है पी क्यू आर। और एडी का मध्य बिंदु का नाम दिया गया है एस। और आगे बोलता है कि दर्शाना ये कि जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस मतलब पी क्यू आर एस को मिलाएंगे ना तो एक चतुर्भुज बनेगा। उसको ये साबित करना है कि ये आयत है। तो इसको लोग पहले मिलाते हैं, तो मिलाएंगे तो ये इससे मिलेगा, इधर से ये इससे मिलेगा, इधर से ये इससे मिलेगा और यहाँ से ये ऐसे मिलेगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग का एक अंदर में चतुर्भुज बना। वो चतुर्भुज को क्या साबित करना है कि ये क्या है, आयत है, अंदर होगा। तो थोड़ा हम इसको और सीधा कर देते हैं, मतलब इसको थोड़ा ऐसे जो फोटो दिख रहा है उस फोटो को हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि नेमिंग उमिंग करने में सुविधा हो। चलो ऐसे ही है। अब जो जानकारी हम लोग के पास है पहले उस सबको यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके सॉल्यूशन में इसका चर्चा करेंगे, दिया गया है कि क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया गया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज का अर्थ ये निकलता है कि इसका सभी भुजा आपस में क्या होगा, सभी भुजा आपस में बराबर। ये हम लोग जानते हैं, इतना तो जानकारी हम लोग को है चतुर्भुज से। और ये भी दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस क्या है, सब मध्य बिंदु है। पी जो है, क्यू है, आर जो है और जो एस है क्या है, मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। कौन कौन सा भुजाओं का, भुजाएं तो ए बी का है, बी सी का है, सी डी का है और ए डी या डी है। क्रमशः लिख देते हैं, है ना। इतना तो समझ में आ गया कि मध्य बिंदु दिया है। क्या दिया है, मध्य बिंदु दिया है। अब हम लोग ये बात करने वाले ये हैं कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है। तो हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि अंदर जो बन रहा है चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक आयत है। अब ध्यान ये देना होगा कि आयत का क्या क्या गुण है वो सब दिखाना होगा, है कि नहीं। आयत का जो गुण होगा वो सब हम लोग को दिखाना होगा, तब न बोलेंगे आयत है। पहले याद करो, आयत होने के लिए पी क्यू आर एस के आमने सामने का भुजा समांतर होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, हाँ, कि ए बी का समांतर सी डी होना चाहिए, ए डी का समांतर एडी का समांतर बीसी होना चाहिए। अच्छा, आपका नाम तो पी क्यू आर एस है ना,
तो पी क्यू आर एस के आधार पे बात करना होगा हमको। एबीसीडी तो नहीं ना, एबीसीडी तो बाहर वाला है। तो अंदर अगर बात करें तो बोलना पड़ेगा कि पी क्यू एस आर। क्या बोलना होगा? पी क्यू एस आर। और दूसरा क्या होगा? पी क्यू एस आर पी एस आर क्यू। पी एस आर समांतर के साथ साथ बराबर भी दिखाना होगा, क्योंकि आमने सामने के भुजा बराबर होता है आयत। मालूम है ना? आयत का जो भुजाएं होता है आमने सामने के भुजाओं क्या होता है? बराबर होता है। हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कि पी क्यू जो है वो बराबर है एस आर का, और जो पी एस है वो बराबर है आर क्यू का। इतना कहने से भी हम लोग आयत नहीं साबित कर सकते हैं। हम लोग को हर एक कोना को, प्रत्येक कोना को 90 डिग्री, तो किसी एक कोना को 90 डिग्री दिखा देंगे तो सभी कोना क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कि पी को दिखाएं या क्यू को दिखाएं या तो आर को दिखाएं या तो एस, किसी एक को क्या करना होगा? 90 डिग्री दिखाना होगा। तो जब ये तीन चीज हम लोग दिखाएंगे, ये तीन चीजें हम लोग दिखाएंगे, तब हम कहेंगे कि पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर एस क्या है? एक आयत है। तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन कंडीशन, कम से कम ये तीन कंडीशन हमको पी क्यू आर एस में दिखाना होगा, तब जाके हम कहेंगे कि पी क्यू आर एस क्या है? आयत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण में आते हैं, है ना? किसमें आते हैं? प्रमाण। इसको साइड कर लेते हैं। अब ध्यान दो, तो जब हम लोग प्रमाण में इसका बात करेंगे हल करने की, तो हम लोग सब अच्छे से जानकारी रखे हुए हैं प्रमेय का, मध्य बिंदु प्रमेय का। तो उसमें जाने के लिए सबसे पहले हम लोग को अपने में एक रचना करना होगा। रचना में ये करना होगा कि इसका ए को सी से ज्वाइन कर लेते हैं। ए को जब सी से ज्वाइन किए तो ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। इधर एक त्रिभुज बना है ना, और इस त्रिभुज में P और Q क्या है? मध्य बिंदु है। तो सोचो, अगर एक त्रिभुज है और उसका दो मध्य बिंदु है, तो हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। और मध्य बिंदु प्रमेय में क्या बताया गया कि अगर दो बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनता है, वो सामने वाला त्रिभुज का जो तीसरा रेखा होता है उसका समांतर होता है, और साथ में आधा के बराबर भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे और इस त्रिभुज में चर्चा करेंगे कि पी और क्यू क्या है? मध्य बिंदु है। पी और क्यू क्या है? मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कौन सा प्रमेय? प्रमेय 8.8 से। और ऐसा कह सकते हैं कि जो PQ होगा, PQ जो होगा वो समांतर होगा इसका AC का। और साथ साथ हम ये भी बोलेंगे कि PQ जो होगा वो बराबर होगा आधा AC का। समझ में आ रहा है यहाँ तक? एकदम इसी तरह से फिर हम लोग जब चलेंगे आगे का बाकी जो त्रिभुज है उसमें इधर वाला जिसका क्या नाम दिया है? ADC। तो त्रिभुज जब हम लोग ADC में चलेंगे तो इसमें भी पता चला कि S और R क्या है? S और जो R है वो क्या है? मध्य बिंदु है। यहां भी हम वही प्रमेय का यूज करेंगे। कौन सा? प्रमेय 8.8 से ये बोलेंगे कि जो इधर का SR है वो क्या है? पैरेलल है AC का, और साथ में SR जो होगा वो इक्वल भी होगा आधा AC का। अब हम लोग अगर यहाँ वाला जो इक्वेशन है इसको 1 मान ले और यहाँ जो इक्वेशन बना है इसको 2 मान ले, तो दोनों अगर समीकरण को मिला दें, समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखो हम लोग को क्या क्या जानकारी मिलेगा। PQ जब AC का समांतर है, SR भी AC का समांतर है, मतलब PQ और SR भी, तो ये रेखा इस रेखा का समांतर है और ये रेखा भी इस रेखा का समांतर, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। यानी हम कह सकते हैं कि PQ किसके समांतर है?
पी क्यू समांतर निकल गया एस आर का, और साथ ही साथ जब पी क्यू अगर आधा एसी के बराबर है, एस आर भी आधा एसी के बराबर है, मतलब पी क्यू किसके बराबर हो गया, पी क्यू एस आर के बराबर भी हो गया। अब अंदर का जो चतुर्भुज है जिसका नाम पी क्यू आर है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आप दिमाग लगाओगे तो क्या समझ में आएगा कि एक भुजा, चतुर्भुज का एक भुजा समांतर भी है और बराबर भी है, समांतर भी और बराबर भी है। तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानकारी रखे हैं कि अगर किसी भी चतुर्भुज का एक भुजा समांतर हो और बराबर हो तो वह चतुर्भुज अपने आप में क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो यहाँ चतुर्भुज पी क्यू आर एस में हम कह सकते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस को इन दोनों के आधार पर, क्योंकि हमको क्या मिला, एक भुजा समांतर भी मिला तथा बराबर भी मिला, है कि नहीं, समांतर भी मिला और बराबर भी, एक भुजा समांतर तथा बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः पी क्यू आर एस, चतुर्भुज जो पी क्यू आर एस है क्या है, समांतर चतुर्भुज, क्या है, समांतर चतुर्भुज। पहले यहां तक समझ में आया। तो देखा जाए तो एक चीज हम लोग को प्रूव हो गया ये वाला, है कि नहीं। अब ध्यान देने की बात है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि पी क्यू आर एस क्या साबित कर दिए हम लोग, समांतर चतुर्भुज का साबित कर दिए, इसका मतलब अभी ये भुजा भी इसका क्या है, समांतर होकर बराबर होगा। कह सकते हैं ना, समांतर चतुर्भुज जब है तो इसका एक भुजा अगर बराबर और समांतर, इस पूरा चतुर्भुज ही समांतर हो गया, और जब पूरा चतुर्भुज ही समांतर है तो इसका दूसरा भुजा भी क्या होगा, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो अब पीएस होगा वो समांतर होगा किसका, आर क्यू का, और पीएस जो होगा वो बराबर भी होगा किसका, आर क्यू का। मतलब कुल मिला के इसका एक हिस्सा हम लोग का समांतर और ये बराबर वाला केस हो गया। देखो समांतर भी हो गया और बराबर भी हो गया। देखो यहाँ मिला, यहाँ समांतर समांतर बराबर बराबर, ए बी सी डी मेरा एक बाहरी वाला जो दिया वो कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। और अंदर जो हम लोग अभी साबित करना हो, क्या दिखाना है, आयत। क्या दिखाना है, आयत। हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग किसी एक त्रिभुज के लिए भी, जैसे मान लो इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, है ना, ये त्रिभुज जिसका नाम क्या है, सी आर क्यू। इस त्रिभुज में देखो हम अभी क्या निकालने वाले हैं। सबसे पहले इतना तो हम लोग जानते हैं कि इस भुजा का सी डी और इस भुजा का बी सी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं गिवन में सी डी बी सी बराबर है। अगर हम इसका आधा करते हैं, आधा इसीलिए क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, आधा। तो अगर सी डी का प्लस सी डी का आधा बात करेंगे तो कौन निकलेगा, सी आर, और बी सी का आधा प्लस करेंगे क्या निकलेगा, सी क्यू। आप ये देखो त्रिभुज मेरा जो सी आर क्यू है, ये त्रिभुज जो मेरा सी आर क्यू है, इस त्रिभुज का सी आर और सी क्यू क्या है, बराबर निकला। ये किसके बराबर निकला, इसके, है कि नहीं बराबर। अब आप लोग अच्छे से जानते हो किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर है इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, और ये अच्छे से आप लोग को मालूम है कि अगर कोई त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो उसके नीचे का कोण भी बराबर होता है। भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होता है। तो सोचो अगर ये त्रिभुज बराबर, ये दो भुजा बराबर है, इसका यहाँ वाला कोण और इसका यहाँ वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका नाम कर देते हैं कोण एक और कोण दो, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। कौन कौन, एंगल के एंगल दो के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। एकदम उसी तरह अगर इस त्रिभुज में हम ऐसा किए हैं, ऐसा इसमें भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसा यहाँ करेंगे तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, फिर से यहाँ वाला एंगल वाला जो होगा किसके बराबर मिलेगा, यहाँ वाला बराबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसी तरह इसी प्रकार से यहाँ अगर हम नाम दे देते हैं एंगल 3 और यहाँ नाम दे देते हैं एंगल 4,
तो क्या क्या मिलेगा कि जो एंगल 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं इस, अब सबसे बड़ी बात ये है ना, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग को सर्वांसन दिखाना ही पड़ेगा और आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये आयत है तो बराबर, यानी ये दोनों त्रिभुज अपने आप में क्या है, सर्वांसन है। सर्वांसन है तो संगत कोण अपने आप में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा त्रिभुज। ध्यान देना त्रिभुज यहाँ लिख देते हैं, जिस तरह से ध्यान देना, जिस तरह से एंगल 3 4 के बराबर है, एंगल 3 4 के बराबर है, एकदम उसी तरह से एंगल 5 भी किसके बराबर होगा, एंगल 6 का। यहाँ को लिख भी रहे हैं कि एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज दोनों जिसका नाम ASP है, त्रिभुज ASP, और त्रिभुज ये वाला है इसका नाम है त्रिभुज RCQ। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांसन दिखाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये पूरा इस पूरे का बराबर है तो इसका आधा है इसके आधे के बराबर होगा, यानी इस त्रिभुज का जो AP होगा वो इस त्रिभुज का CR के बराबर होगा, इस त्रिभुज का जो AS होगा इस त्रिभुज का CQ के बराबर होगा, इस त्रिभुज का जो भुजा SP होगा या PS बोल सकते हैं, इस त्रिभुज का RQ के बराबर है। तुम दिखाए भी थे PQ PS RQ बराबर है ना। अब ये भुजा से क्या होगा, सर्वांसन हो जाएगा। भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांसन हो जाएगा। त्रिभुज का नाम क्या है, ASP सर्वांसन त्रिभुज RCQ। अब बता, जब दो त्रिभुज सर्वांसन हो गया तो यहाँ का कह सकते हैं कोना, एक का कोना 5 के बराबर, एक का कोना 5 बराबर, कौन चीज है, CP/CT से, और दो का कोना किसके बराबर, 6 के बराबर। अब जो चाहिए था वो सब हम लोग को आ गया, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं यहाँ 2 और यहाँ का एंगल 2 प्लस, और यहाँ लाइन का नाम दे देंगे, क्या देंगे, RQP या PQR प्लस एंगल 3, सब मिला के कितना देगा, 180 डिग्री देगा ना। क्योंकि हम लोग जान रहे BC क्या है, रेखा है, BC क्या है, एक रेखा है। उसी तरह ये जो AB है वो भी एक रेखा है। अगर ये एक रेखा है तो इसका भी कोना मतलब 4 प्लस यहाँ का QPS प्लस इसका जो एंगल 5 है, 5 बड़े 6 है, 4 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। मतलब 4 और यहाँ का कोना और 6 सबको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि LHS दोनों समीकरण का RHS बराबर है तो दोनों का LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3 है, इसका नाम देते हैं समीकरण 4 है, तो बोलेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 तथा 4 से क्या मिलेगा, इधर मिलेगा एंगल 2 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 3 बराबर, इधर मिलेगा एंगल 4 प्लस एंगल QPS। एंगल 3 और 4 काट सकते क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है ना। और यहाँ ध्यान देना कि एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है, और एंगल 1 खुद किसके बराबर है, एंगल 1, देखो ऐसा समझना, एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 2 किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो मैं दिखाएं तो 6 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ जो 2 एंगल है वो 6 के साथ बराबर कट जाएगा, बचेगा कौन कौन, केवल बचेगा PQR और बराबर हो जाएगा किसका एंगल, QPS। कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि यहाँ का कोना और यहाँ का कोना क्या हो गया है, बराबर हो गया है। क्या हो गया है, और यही सबसे बड़ा बात है। जब ये निकल गया हम लोग का, अब समझो कि एक स्टेप में अगला एक तो दोनों को जोड़ने से कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। देखो एंगल PQR प्लस एंगल QPS दोनों को मिलेगा 180 डिग्री। और हम लोग अच्छे से जान रहे हैं कि दोनों आपस में क्या बराबर है। तो अगर हम इसको PQR लिखेंगे तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQR। अगर दोनों PQR है तो 2 को PQR बन जाएगा, कितना, 2 को PQR, 2 को PQR, ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
और यहाँ का जब पी क्यू आर निकालेंगे तो 180 डिवाइड बटा क्या बन जाएगा, दो से कट के क्या दे देगा 90 डिग्री। तो ये पी क्यू आर का मतलब देखो अच्छे से देखो, पी क्यू आर मतलब कौन क्यू के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब एक कोना हम लोग का जो एंगल क्यू है वो कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। अब एंगल क्यू 90 है तो अब देखो तो खुद समझ जाओ, इन दोनों जब बराबर है तो एंगल क्यू 90 तो एंगल पी 90। अरे समांतर चतुर्भुज हो चुका है तो इसका तिर्यक मतलब जो सम्मुख कोना होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी पी आर के बराबर हो जाएगा, आर भी 90, क्यू एस के बराबर मतलब एस भी 90, मतलब सभी कोण क्या हो जाएगा 90। और इसके बाद यहाँ लास्ट में लिख देंगे, देखो तीनों की चीज मिल गया, समांतर भी हो गया, नहीं मिला समांतर और बराबर। देखो समांतर कहाँ दिखाएंगे, समांतर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, समांतर और बराबर भी हो गया। और बस खाली इतना जो मेहनत करना पड़ा है